इलिस्ट्रेशन 8 कर रहे थे हम। पहले कौन सा, मैं 1/11 तक, 1/11 को मैंने पहली मशीन खरीदी थी कितने की, 7 लाख की। फिर मैंने क्या किया, 1/12 को एक और मशीन खरीदी थी कितने की, 1.5 लाख की। फिर 1/15 को एक और खरीदी 2 लाख की। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ तक तो आपने क्या फॉलो किया हुआ है, WDV, और उसके बाद में क्या फॉलो करना है आपको, SLM। WDV में रेट क्या दे रखी है आपको, 15%। WDV में आपको रेट क्या दे रखी है, 15%। तो पहले यहाँ तक WDV तो बनाओ। आपसे किस साल का अकाउंट पूछा हुआ है, 2015 का। तो पहले बताओ पहली वाली मशीन पर कितना डैप लग गया होगा, पहली वाली मशीन पर 7 लाख वाली पर, 11 का पूरा, 12 का पूरा, 13 का पूरा, 14 का पूरा, 15 का तो हमने बनाना ही है। तो उसकी WDV कैसे आएगी, 7 लाख में से कितने डैप काट दूँ मैं, 1 2 3 4, कितना आएगा, 3,65,000, बस इतना ठीक है। 365,404, ये समझते हो ना WDV कैसे निकालते हैं, बता दिया था ना मैंने WDV मेथड में ये आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद इस 1.5 लाख वाले की क्या वैल्यू आएगी, कितने साल हो गए, 12 13 14, 3 साल। तो 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी आएगी, 1,09,350। ये बैलेंस मेरी बुक में कब आ रहे हैं, 1/1/15 को। मुझसे पूछा कब का है, 2015 का अकाउंट पूछा है। तो 2015 को बैलेंस क्या आ रहे हैं मेरी बुक में, इन दोनों का टोटल बताना, या अलग अलग AB नाम दे देता हूँ। टोटल कितना आ रहा है, कौन सा गलत है, ये गलत है, कितना आ रहा है, 119 कर दो। नारायण कौन है, 92,119। बताओ टोटल कितना हो गया, हाँ 457 522। अरे राउंड ऑफ इस फ्रैक्शंस के लिए मतलब, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, अब आपको ये तो आपने कैलकुलेटर पे कर लिया फटाफट से, एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करोगे। एग्ज़ाम में आप क्या करोगे, पूरा प्रेजेंट करोगे। जैसे इसमें आंसर में देखो एक बार, पहली मशीन देखो 7 लाख की थी, उस पर कितना डैप काटा, 1.5, कितनी वैल्यू रहेगी। फिर अगले साल का कितना, 89,250, कितनी वैल्यू रहेगी, 505 750। फिर इसका 15% किया, 75,863 आया, वैल्यू कितनी रहेगी, 429,887। फिर इसका 15% किया, 64,443, तब वैल्यू क्या रहेगी, 365,404। ये वाली वैल्यू तब आई है, 365,404। उसके बाद में 12 वाले का क्या करना है, सेम ऐसी एक, बस उस पर 3 बार डैप काटना है, 150 और ये आ गया। अरे बोलो, पहले उसका 15%, फिर 127,500 का 15% माइनस किया, फिर 108,375 का 15% माइनस किया, तो ये कितना आ गया, 92,119। अब 2015 में हमने मेथड क्या कर दिया, चेंज, क्या कर दिया, SLM। और एक और एसेट कितने की खरीद ली हमने, 2015 को खरीदी है क्या, 2 कैश, कितने की खरीद ली, 2 लाख की। अब मुझे ये बताओ डैप कितना आएगा, इस बार का डैप किसके अकॉर्डिंग आएगा, SLM के अकॉर्डिंग। अब देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 5.16 पे बिल्कुल नीचे नीचे पढ़ रहा हूँ मैं। ऑन 1/1/15 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डैप टू SLM। अब हम किस पर जा रहे हैं, SLM पे। ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 ईयर। रिमेनिंग मतलब आज के बाद बची हुई लाइफ कितनी है, 6 साल। किसकी, फॉर असेट्स परचेज बिफोर 1/1/15। जो असेट्स हमने किससे पहले परचेज की हुई है, 1/1/15 से पहले। मतलब कौन सी असेट की लाइफ 6 साल मानो, इसकी और इसकी, इन दोनों की लाइफ तो कितनी मान लो रिमेनिंग, 6 ईयर्स। एंड 10 ईयर्स किसकी ले लो,
जो 1/1/15 है उसके बाद खरीदेंगे। तो अब से कितनी है 10 साल, तो इसकी लाइफ कितनी लेनी है 10 साल, और इसकी कितनी लेनी है 6, इसकी कितनी लेनी है 6। तो बताओ डैप कितना आएगा, पहली मशीन पर कितना आएगा डिवाइड बाय 6, दूसरी पर भी कितना आएगा डिवाइड बाय 6, और तीसरी पर कितना आएगा 2 लाख डिवाइड बाय 10। तो वैल्यूज बताना 60 अलग अलग बताओ 60 क्या अच्छा प्लस ये कितना आ गया 96 53, और इससे बाकी क्या आ जाएगा पक्का। तो पहले WDV के हिसाब से यहाँ तक की वैल्यूज़ निकाली मैंने, पहले मैं कुछ सालों तक WDV फॉलो किया तो यहाँ तक की वैल्यूज़ निकाल ली, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने क्या कर दिया चेंज पक्का। यहाँ से मैंने SLM लगाना स्टार्ट कर दिया। तो मेथड चेंज भी कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने के उसके दो, एक ही क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है 2 मेथड पूछ लेगा कि इसको SLM लगाना भी आता है और WDV लगाना। तो जो भी मेथड पहले फॉलो किया जा रहा था कब तक, जब तक वो फॉलो किया जा रहा था तब तक वो लगा दो, उसके बाद में क्या लगा दो नया। तो 2 बातें होगी, एक तो चेंज इन मेथड ऑफ डेप, दूसरा क्या हो गया चेंज इन लाइफ या रिवीजन ऑफ लाइफ। अब हमें क्या करना है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है असेट की वैल्यू आपने क्या कर दी कम ज़्यादा। अब क्या क्या अभी आपने क्या देखा कि लाइफ कितनी थी 10 से 12 होगी या 12 से 10 होगी, सबसे पहले वो देखा। दूसरा क्या था SLM से WDV या WDV से SLM, और तीसरा क्या है असेट हमारी बुक में आ रही थी 5 लाख की और इसका मार्केट प्राइस कम ज़्यादा था तो हमने उसको क्या कर दिया रीवैल्यू कर दिया। इसको अब इसको सीख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, जब रीवैल्यू करेंगे तो उसके बाद से क्या है वैल्यू थोड़ी क्या हो जाएगी चेंज। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे बोल कर थ्योरी नहीं समझाई जा सकती। पढ़ो 5.19 इलिस्ट्रेशन 10। A machine of cost 12 lakhs is depreciated SLM assuming 10 year working life। कितने सालों तक 10 सालों की लाइफ मान के 12 लाख की थी, और स्क्रैप वैल्यू क्या थी 0, फिर 0 रेजिडुअल वैल्यू फॉर 3 years, 3 सालों तक चलता रहा, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ 3rd ईयर स्क्रैप वैल्यू क्या थी, ठीक है। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर द मशीन वाज रीवैल्यूड अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब बढ़ाया या कम किया, बढ़ाया। कितना 60,000, और अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है 9 साल। तो 2 चीज़ें एक साथ चेंज हुई है, एक तो क्या रिवैल्यूएशन भी है और दूसरा क्या है लाइफ भी। कैलकुलेट डैप फॉर 4th ईयर, मैं आपको सारी अकाउंटिंग बता दूंगा, 4th ईयर का डैप अपने आप आ जाएगा। पहले बताओ असेट कितने की खरीदी थी 12 लाख, और डैप कितना है 1/20, 10 साल की लाइफ है ना। असेट टू कैश कितना आ गया, बाय डैप कितना आएगा 1,20,000 इंटू 3 कितना आएगा 360। बैलेंस कितना रह गया 8,40,000। 3 सालों तक तो ये हो जाएगा। अब चौथे साल बताओ टू बैलेंस BD कितने का आएगा। अब असेट की वैल्यू कितनी बढ़ा दी, बढ़ाई है या कम की है, तो डेबिट में आएगा क्रेडिट में, डेबिट में। तो टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। असेट की वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो इधर क्या लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। कितने का आ गया 9 लाख, और डेप अब कितना आएगा, असेट की वैल्यू कितनी होगी 9 लाख, 840 के हिसाब से आएगा या 9 लाख के हिसाब से, प्लस माइनस रेजिडुअल वैल्यू दी है क्या, नहीं, वो नीली मानेंगे, जो पहले चल रही थी वैसे ही मान लेंगे जो पहले चल रही थी, डिवाइड बाय 9 या 7, क्यों 9, क्योंकि अब से रिवाइज रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी 9, तो इसमें वैल्यू भी चेंज करवा दी इसने 60,000 प्लस लाइफ भी चेंज करा, तो ये कितना आ जाएगा 1 लाख। आपसे सिर्फ ये पूछा है कि ये वाला डैप बता दो, ठीक है, बाय बैलेंस शीट। आपसे सिर्फ क्या पूछा है लास्ट वाला, तो आप देख लो इसमें 1 लाख आ रहा है। प्रेजेंट इनके जैसे ही करना, ऐसे मत करना, कैसे करना है जैसे बुक में लिखे हुए। अब आप लिखो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन, ऊपर एक टेबल बनी हुई है
टेबल तो क्या ये मतलब चार्ट सा बना हुआ है ना। रिवैल्यूएशन इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा और डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा। तो ये तुम्हें तभी समझ में आएगा जब क्या है एंट्रीज देख लोगे। इसमें तो अंग्रेजी में लिख दिया क्रेडिट यहाँ कर दो, डेबिट यहाँ कर दो, ये समझाऊंगा। लेकिन नालायक पहले क्या करना है आपको, एंट्रीज करनी है। पहले क्या करनी है, एंट्रीज देख लो, फिर मैं समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखना है या आपको इसी के साइड में लिखना है। जो ये लिखा हुआ है ना उसको ही मैं मैथमेटिकल टर्म्स में दे रहा हूँ, मैं वैल्यूज़ मान के बताऊँगा जो ये लिखा हुआ है। मान लो आपकी एसेट कितने रुपए की थी, 100 की। पहले समझना बाद में लिखना। एसेट कितने की थी, 100 की। अब इसका रिवैल्यूएशन दो तरह से हो सकता है। दो तरह से मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो मान लो कितने की होगी, 120। यहाँ कितने की मान लो, एक बोलो, कोई 90, कोई 90, कोई 80 बोलो। चलो मैं तुम्हारी किसी की नहीं मानता, बस 92। ठीक है ठीक है, बताओ असेट बढ़ेगी तो हम एंट्री क्या करेंगे। असेट तो डेबिट होगी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 20 रुपये का। ये कोई पार्टनरशिप वाला रिवैल्यूएशन नहीं है। ये कौन सा रिवैल्यूएशन नहीं है, पार्टनरशिप वाला। ये किसके लिए अकाउंटिंग है, कंपनीज के लिए। पार्टनरशिप में एडमिशन रिटायरमेंट पर जो करते थे उसका इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए है, कंपनीज के लिए मैंडेटरी होती है। ठीक है, और 98 ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, 92 हो गई तो क्या करना है, टू असेट कितने का 8, और डेबिट किसको करना है, P&L। डेबिट किसको करना है, P&L। अगर आपको लॉस है तो आप इमीडिएटली कहाँ चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो आपकी बैलेंस शीट टैली है, असेट कितने की आ रही है, 100 की। ठीक है, इधर कोई कैपिटल क्रेडिटर्स और कुछ भी है। इस 100 रुपये की एसेट के साथ आपकी बैलेंस शीट क्या है, टैली है। और चीज़ें होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। अगर इधर एसेट है 100 की तो इधर भी तो कुछ ना कुछ होगा ही, तो ये टैली है। अब आपको 20 रुपये की एसेट की मार्केट प्राइस क्या लग रही है, ज़्यादा लग रही है। अगर आपको ये ज़्यादा लग रही है तो आप इधर ये बढ़ा रहे हो। इधर प्रॉफिट एंड लॉस में मत क्रेडिट करो, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं बढ़ाना। क्यों नहीं बढ़ाना, ये सच्चा प्रॉफिट नहीं है। सच्चा क्यों नहीं है, क्योंकि आपने रिवैल्यू किया है, बेच थोड़ी दी। आपने क्या किया है, रिवैल्यू किया है। अभी आपकी जेब में आ गया क्या, ये तो माने हुए प्रॉफिट है। अब लालजी जानते हो क्या आप, अब लालजी ने लैंड बहुत पुरानी खरीदी थी, महंगी हो गई तो क्या उसको प्रॉफिट हो गया। या मेरे ये कड़ा पहना हुआ है, ये महंगा हो रहा है डेली डेली, तो मैं मानने लग जाऊँ कि प्रॉफिट है, पार्टी कर लूँ क्या, बोलो कराऊँ क्या पार्टी, कर लो। अब सुनो, ये डेली डेली महंगा हो रहा है। अभी गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं ना इन दिनों में। ये देखो हमारे पास सोनी जी बैठे हैं, इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। ठीक है, अब सुनो, लेकिन क्या ये डेली डेली महंगा हो रहा है तो मैं पार्टी कर लूँ, नहीं, मैं बेच दूँ तब होगा, क्योंकि कल को बाई चांस सस्ता हो गया तो बोलो। तो जब तक प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ P&L में नहीं क्रेडिट करना। क्यों नहीं करना, आपको मैंने रीज़न बता दिया। तो आपको बैलेंस शीट तो बराबर करनी पड़ेगी। असेट को ट्रू वैल्यू पर ले आओ, असेट को किस पर ले आओ, ट्रू वैल्यू पे। लेकिन प्रॉफिट बुक मत करो, प्रॉफिट की बजाय क्या कर लो, एक नकली का रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। देखते ही लोग क्या समझ जाते हैं कि ये क्या है, अभी रियलाइज़ नहीं हुआ ये, इसकी ठीक है, इसकी चीज़ों की कीमत तो ज़्यादा है लेकिन अभी तक इसको मिला नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सच्चा नहीं मानते लोग। ठीक, अच्छा, लॉस हो जाए तो ये कहता कर लो, तो ये कहता है लॉस को बुक कर लो, भले ही नहीं हुआ है तो भी। सर ये हुआ थोड़ी है, कल को रेट बढ़ गए तो आप पे गोल्ड सस्ता हो गया, आप क्या कर रहे हो, बताओ उल्टी पार्टी ले लूँ क्या तुमसे, हाँ ले लो। कहता है आपको प्रॉफिट हो जाए तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉस हो जाए तो बच्चों से पार्टी ले लो। दे रही हो क्या नालायक। अब सुनो, अब बताओ, अब लॉस हो जाए तो क्या होगा, लॉस बुक करना है। ये प्रूडेंस दिख रहा है ना आपको इनके एंट्रीज में कि लॉस है तो P&L में ही चार्ज करना है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को मत बढ़ाओ। अब आगे सुनो, अब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन फिर से किया, क्या किया, रिवैल्यूड एसेट को वापस रिवैल्यू कर दिया, रिवैल्यूड एसेट को वापस रिवैल्यू कर दिया। एंट्रीज तो मैं आपसे नहीं उम्मीद करता, आप मुझे केस बता दो क्या क्या बन सकते हैं। 120 और क्या हो जाए, 3 बनाए हैं ना मैंने, इन 3 में मैक्सिमम केस कवर हो जाएंगे, इसके अलावा कोई बचेगा नहीं। 120 से और कितना हो जाए, 130, और कम हो जाए तो कितनी हो जाए, 110, और नहीं 90 हो जाए। क्या क्या केस बन सकते हैं कि ये फिर बढ़ जाए या ये कम हो जाए
बट उतनी कम ना हो जितनी क्या थी, मतलब जितना प्रॉफिट बुक किया था उससे कम लॉस। यार प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट मतलब रिजर्व में कितना क्रिएट किया था 20, तो 20 और कम कितना हुआ है सिर्फ 10। और तीसरा केस क्या है, 20 से भी क्या हो जाए, कम हो। अब सुनो 120 की अभी समझ में आएगा आपको, इंट्रेस्ट कराऊंगा मैं। 120 से कितना हो गया है 130, तो फिर से एसेट कितने की और बढ़ानी पड़ेगी 10। टू रीवैल्यूएशन रिजर्व कितने का 10, टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 10। सेकंड केस देखो 120 से कितनी होगी, 120 से कितनी होगी 110। अब बताओ ये लॉस हुआ है या पहले प्रॉफिट था इस वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने तो 20 रुपये बढ़ा रखे थे, 20 रुपये का तो मैंने नकली में प्रॉफिट बुक किया था, तो पहले इस 20 से मीट करेंगे। इसको P&L में चार्ज मत कर देना, इतना भी प्रूडेंट नहीं होना है कि घाटा हुआ ही नहीं है। घाटा हुआ है क्या, 100 की चीज़ अभी भी देख लो कितने की है 110 की। तो जितने के एक्सटेंट तक का आपके पास ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। जितने एक्सटेंट तक का ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, पहले उससे निकालेंगे लॉस। तो कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट कितने का 10, टू असेट कितने की 10। इस बार बताओ कितने का लॉस हुआ 30। 120 की चीज़ कितने की होगी 90 की, तो असेट तो गई 30 की। अब आप मुझे बताओ, मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व में से 30 निकाल रहा हूँ, 30 निकाल लिया मैंने, निकाल सकते हो 30, उसमें है ही कितना 20, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से तो कितना लोगे, ये अंग्रेज आए, रिवैल्यूएशन रिजर्व से कितना लेंगे 20, और अब बाकी किससे लेंगे P&L से, पक्का। तो सबसे पहले अगर असेट अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है पहली दफ़ा, क्या हुआ, पार्टनरशिप में तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर बार ही हम किस में डालते हैं, रिवैल्यूएशन के बाद अल्टीमेटली कैपिटल में क्रेडिट कर देते। समझ रहे हो ना। एक बार सुनो बच्चों प्लीज़। सबसे पहले अगर पहली बार कोई एसेट क्या होती है अपवर्ड रिवैल्यू, तो क्या होगा, पहली बार कोई एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होती है तो क्या होगा, असेट टू रिवैल्यूएशन, असेट टू रिवैल्यूएशन, पक्का। अरे बोलो अब वो फिर से बढ़ जाए तो क्या होगा, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, आरआर बोले तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखा हुआ है, ठीक है, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब क्या हुआ, बढ़ी हुई एसेट कम हो गई, ऑलरेडी बढ़ी हुई एसेट कम हो गई, तो लॉस पहले किससे मीट करेंगे, पहले लॉस किससे लेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व से। कितने तक का, टू द एक्सटेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। यहाँ उतना था ही नहीं तो मैंने 10 ले लिया, अभी भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस बचा हुआ है, और यहाँ कितना लॉस हुआ 30 का, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से कितना एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ 20, बाकी किससे चार्ज किया P&L से, पक्का। तो अब समझ गए, इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता भाई, या तो बढ़ी हुई एसेट वापस बढ़ेगी, कम होगी तो या तो उतनी कम, उतने के अंदर ही कम होगी जितनी पहले बढ़ाई थी, या उससे भी ज़्यादा कम होगी। यहाँ बताओ केस बनाओ, और कम कर दी 90, बढ़ाओ 98, 102, ठीक। अब बताओ पहले लॉस लगा, पहले क्या लगा लॉस, फिर वापस क्या लग गया लॉस, तो कहाँ से चार्ज करो P&L से, लॉस पर लॉस हो रहे हैं। बताओ समर्थ कॉमर्स क्लासेस, P&L टू असेट कितने का 2। अब बताओ 92 से कितनी होगी 98, तो कितने का लॉस प्रॉफिट हुआ है 6 का, तो असेट कितने की बढ़ानी है मुझे 6, असेट 6 की डेबिट। क्या मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व डालूं या P&L, क्योंकि जितना ऑलरेडी लॉस बुक कर रखा है उतना आप लॉस भी क्या कर सकते हो रिवर्स। आपने कितने तक का लॉस बुक कर रखा है 8 का, तो 8 तक अगर वापस वैल्यू बढ़ेगी तो उस लॉस को क्या करोगे रिवर्स। तो कितना बढ़ा दिया तुमने 6, पक्का। तो अगर पहले से लॉस चार्ज हो रखा है और फिर से लॉस होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लॉस पे लॉस। लेकिन लॉस के बाद प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को डायरेक्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं डालना, पहले जितना लॉस आपने चार्ज किया था उस एक्सटेंट तक का क्या करना है, लॉस रिवर्स करना है, मतलब प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप। यहाँ पर कितने की बढ़ गई एसेट 10 रुपये की, टू P&L कितने का 8, जितना पहले लॉस बुक किया हुआ है उतने तक का वापस क्या बुक कर सकते हो आप प्रॉफिट, और बाकी किस में जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, बाकी किस में जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, पक्का। समझ गए, ये बात तुम्हारे अंग्रेजी में लिखी हुई है।
पढ़ लो, समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे ऐसे अंग्रेजी लिखनी तो आएगी नहीं, बता दो क्या होता है तुम्हारे, तो क्या आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। पढ़ो, रिवैल्यूएशन, इंक्रीज, अगर इंक्रीज हुआ तो कहाँ क्रेडिट करना है, क्रेडिटेड डायरेक्टली टू ओनर्स इंटरेस्ट। ओनर्स इंटरेस्ट का मतलब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जब क्रेडिट हो रहा है तो ये बैलेंस शीट में किसके अंदर आएगा, ऑनर्स शेयर होल्डर, ऑनर्स फंड में, मतलब शेयर होल्डर्स फंड के साथ। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, कैपिटल, और दूसरा क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये किसके अंदर आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, अंडर द हेडिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसको किस नाम से लिखेंगे बैलेंस शीट में, रिवैल्यूएशन सरप्लस। लेकिन इंक्रीज पर भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, व्हेन इट इज सब्सिक्वेंट इंक्रीज, जब ये क्या है, सब्सिक्वेंट इंक्रीज है। सब्सिक्वेंट इंक्रीज का मतलब क्या है, जैसे ये वाला केस है तुम्हारा, ये वाला केस क्या है, पहली दफ़ा की इंक्रीज है, सब्सिक्वेंट इंक्रीज है, तो तब क्या है, रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। इंक्रीज, यहाँ मैंने इंक्रीज किस में डाली है, P&L में। पहले तो इसने जनरल बात करी कि इंक्रीज हो तो किस में डालना, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर सब्सिक्वेंट इंक्रीज है तो तब उसको आप किस में डाल सकते हो, P&L में। रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L टू द एक्सटेंट इट रिवर्सेज आ रिवैल्यूएशन डिक्रीज ऑन द सेम एसेट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज इन द P&L। अगर वही एसेट पहले डिक्रीज हुई थी, वही एसेट पहले क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी, बोलो ना, रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। कब P&L में डालो, ये कह रहा है इंक्रीज को जनरली तो किस में डालो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। एक्सेप्शन क्या है, कब इसको P&L में डालो, टू द एक्सटेंट इट रिवर्सेज अ रिवैल्यूएशन डिक्रीज, पुराने वाली डिक्रीज को जब ये क्या कर रहा है, रिवर्स, पुराने वाली डिक्रीज, बोलो ना। तो अगर उसी एसेट को पहले डिक्रीज किया था और लॉस P&L में रिकॉग्नाइज किया था, तब आप इंक्रीज को भी किस में डाल सकते हैं, P&L में। पक्का। अब डिक्रीज करी हुई है तो कहाँ चार्ज कर दो, P&L में। डिक्रीज किया है तो सीधा कहाँ चार्ज कर दो, P&L में। लेकिन कब डिक्रीज को रिवैल्यूएशन से ले सकते हो, जब क्या होगा, जब सब्सिक्वेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, और पहले से क्या पड़ा आपके पास, रिवैल्यूएशन में रिजर्व पड़ा। ठीक है, तो ये रखने की आवश्यकता नहीं है, आपके आएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, ये एंट्रीज आपको आनी चाहिए। इसको नोट कर लो साइड में ताकि आपको समझ में रहे, और बुक के इसी पेज पर करो ताकि आपको ये समझ में आए। 5.19 पर ही लिंक बना रहेगा, नहीं तो तुम सोचोगे कहाँ से रिलेटेड है। अब डेप्रिसिएशन तो हो गया समाप्त। कल से क्या स्टार्ट करेंगे, NPO। ठीक है, तुम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, तुम्हें बिल्कुल फील आएगा कि हम NPO में ही हैं, समर्थ कॉमर्स क्लासेस में। ठीक है, तो कल से बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है। ठीक, बाय।